नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात होगी डोनाल्ड ट्रंप साहब की। ट्रंप राज और वीज़ा पर गाज, क्योंकि बहुत बातचीत हो गई पिछले 24 घंटे के अंदर। जैसे ही ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली अमेरिका में, उन्होंने कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए। बहुत सारी चीज़ें उसमें आ गई, लेकिन एक चीज़ जिस पर सबसे ज़्यादा हल्ला मचा और ख़ास तौर पर भारत में जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है, वो है सिटीजनशिप राइट। यानी अब तक अमेरिका में जो भी अमेरिका की धरती पे पैदा हुआ वो वहाँ का सिटीजन। बहुत सारे इंडियन अमेरिकन्स हैं अमेरिका में, लगभग 50 लाख के आसपास वो संख्या होगी। बहुत सारे लोग हर साल H1B वीज़ा या अन्य वीज़ास पर अमेरिका जाते हैं। उसमें कई लोग वहाँ पर 2 साल, 3 साल, 4 साल या उससे लंबा रुकते हैं। उस दौरान उनकी संतानें भी पैदा होती हैं और जो होते हैं वो वहाँ के बाय डिफ़ॉल्ट उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिटीजन बन जाते हैं। लेकिन अब ट्रंप साहब ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे ये पूरा मामला थोड़ा दिक्कत में फंस गया है, मुश्किल में फंस गया है। तो क्यों है इस पर इतनी चर्चा? तमाम वो लोग जो अमेरिका जाने का सपना देखते हैं या वहाँ पे बसने का सपना देखते हैं या किसी प्रकार के वीज़ास पर वहाँ जाते हैं, मैरिज शादी करके जाते हैं, वहाँ जाने के बाद शादी होती है, बच्चे होते हैं, क्या राइट्स है और क्या ये सब गड़बड़ झाला हो गया, आज इस पर ही पूरी बातचीत होगी। हम कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बताता हूं, मतलब बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले कुछ हाइलाइटर्स आपको बताता हूं। तो देखिए, जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे ट्रंप ने साइन किए हैं वो ये कहता है कि उसमें बर्थ राइट सिटीजनशिप में कुछ शर्तें जोड़ दी गई हैं। अब तक जो उस धरती पे पैदा हुआ वो अमेरिका का सिटीजन है, लेकिन अब शर्तें आ गई हैं। माना जा रहा था कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, लेकिन इसका दायरा तमाम वीज़ास पर भी चला गया। सिर्फ अमेरिका में पैदा होना अब काफ़ी नहीं होगा। यानी आपको अगर वहाँ का सिटीजन बनना है या किसी को भी वहाँ का सिटीजन बनना है तो सिर्फ अमेरिका में जन्म लेना अब काफ़ी नहीं है। जो अब तक था, माता पिता की कानूनी स्थिति की शर्तें उसमें जोड़ दी गई है। क्या कहती हैं ये शर्तें? ये कहती हैं कि माता कानूनी तरीके से अमेरिका में रहती हो। अब ये कानूनी तरीका क्या है? कैसे माना जाएगा कि माता कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रही हैं? तो माता यूएस में टेम्परेरी वीज़ा पर ना हो। अब टेम्परेरी वीज़ास क्या होते हैं उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई टूरिस्ट वीज़ा पे ना हो, स्टूडेंट वीज़ा पे ना हो, ये उन्होंने माना है कि टेम्परेरी वीज़ास पे वहाँ ना हो। तो माता के लिए शर्त, पिता के पास सिटीजनशिप होनी चाहिए। तो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, सिटीजनशिप है या फिर PR, वो ज़रूरी माना है। तो अब ये पहले जितना आसान नहीं रह गया। अब तक तो अमेरिका में ये था कि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे इलीगल माइग्रेंट ही हो, अगर वहाँ उनकी कोई संतान पैदा होती है तो फिर वो अमेरिका का सिटीजन है। लेकिन अब ये बात बदल जाएगी। बात यहीं तक नहीं रुकी, बात लीगल वीज़ास पर भी आ गई है। H1B, LF, तमाम तरह के वीज़ास के ऊपर भी शर्तें। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर देने से अमेरिका का संविधान बदल जाएगा? और अगर संविधान बदले ना बदले, ये शर्त किस हद तक लागू होगी नहीं होगी, लेकिन वहाँ पर रहने वाले भारतीयों के लिए इसका क्या मतलब है? क्या जीवन यहाँ से थोड़ा कठिन हो जाएगा? अमेरिकन ड्रीम यहाँ से थोड़ा टफ हो जाएगा? चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है स्वस्ति राव, कोर ओवर AI के VP हीरा तिवारी साहब और टीम लीज डिजिटल की CEO नीति शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वस्ति, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही लेता हूँ क्योंकि आप फॉरेन अफेयर से जुड़ी हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के क्या मतलब है? क्या माने कि ट्रंप साहब ने एक हस्ताक्षर कर दिया और वहाँ का जो ये कानून है वो बदल जाएगा और रातों रात जो है सिटीजनशिप के इश्यूज खड़े हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करें खासतौर पे भारतीयों के लिए? जी नमस्कार विपिन। बिल्कुल, देखिए, जब से ट्रंप ने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं, एक तरह से मैं कहूंगी कि बिल्कुल खलबली मची हुई है सारे सर्कल्स में, स्पेशली इंडियन अमेरिकन्स के लिए। दो बातें इसमें ध्यान देने योग्य है। बिल्कुल बात है कि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ये ट्रंप के, और ट्रंप ने आते ही, मतलब ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही इनॉग्रेशन के बाद एक सीरीज ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन किया, और उसमें से ये सबसे, मैं कहूंगी कि रेडिकल है। रेडिकल इसलिए है क्योंकि ये ऐसा आमूल-चूल परिवर्तन करता है। जिन लॉज के बारे में आप चर्चा कर रहे थे, उनका जो ओरिजिन है वो एक युद्ध के समय में है, जो अमेरिका के सिविल वॉर्स हुई और उसमें है, तो उसका हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड है। क्विकली होता क्या है कि देखिए, ये ऑर्डर केवल साइन कर देने से ही ये लॉ नहीं बनता।
क्योंकि आपको ये ज्ञात होगा कि न्यू हैम्पशायर में और मैसाचुसेट्स में ऑलरेडी इनके जो कोर्ट्स में इसको चैलेंज किया गया है। तो अगर कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर स्टे आ जाता है तब तो फिर इसमें डिले होगी और एक कानूनी इसमें एक जो प्रोसीजर है वो आगे होगा। लेकिन अगर स्टे नहीं आता है, हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है कि ठीक 1 महीने के बाद ये लॉ बन जाएगा। यानी अगर 20 जनवरी को ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया है तो 20 फरवरी से ये लागू हो जाएगा। तो इसमें जी। जो है वो ये बात है। और तीसरी चीज़ इसमें ये भी है कि ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें केवल जैसा आपने शुरू में भी बताया कि इसमें कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, क्योंकि टेम्परेरी विज़िटर्स के बहुत सारे वीज़ा के कैटेगरीज़ होती हैं। H-1B तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसके अलावा L-1B है। फिर डिपेंडेंट वीज़ाज़ हैं जिसको H-4 कहते हैं, स्टडी वीज़ाज़ हैं जिसको F-1 कहते हैं। इसी तरह से जो एकेडमिक विज़िटर्स, बहुत सारे ऐसे जो वीज़ा कैटेगरीज़ हैं उन उन सब के ऊपर ये लागू होगा। तो ज़ाहिर है कि इतने सारी बड़ी संख्या में जो इंडियन कम्युनिटी वहाँ पर है, वो उसको लेकर काफ़ी चिंता में है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से चला जाएगा, क्योंकि इस बात का ध्यान रखें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो एक अथॉरिटी है, उसके अलावा वहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए। तो हम देखेंगे कि मैसाचुसेट्स में या न्यू हैम्पशायर में इसके ऊपर क्या चर्चा होती है और तब हमें इसके ऊपर एक दिखता हुआ मतलब रुख हमें समझ में आएगा कि ये किस करवट जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं भी ये खबरें पढ़ रहा हूँ कि 18 डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, ऑलमोस्ट सब जगह ये केसेस हुए हैं अगेंस्ट ट्रम्प विद इन द मिनट्स जब उन्होंने ऑर्डर साइन किए। अब इसमें एक सवाल और उठता है, नीति शर्मा, सवाल को आगे बढ़ाता हूँ मैं आपके पास आता हूँ कि मैंने ये भी पढ़ा कि ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी और उसके लिए सीनेट से, कांग्रेस से पास होना होगा और सभी स्टेट्स की भी मंजूरी लगेगी। मतलब ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, अगर हुई भी तो इसको बहुत वक्त लगेगा। अमूमन माना तो ये जा रहा है, कहा तो ये जा रहा है कि नहीं होगी। तो खैर ये तो एक तरफ है सवाल, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा सवाल ये है कि ऐसा करके ट्रंप हासिल क्या करना चाहते हैं। तो जो हमें पता चल रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, राइट, कि जो लोकल यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। तो हम अगर कम इमिग्रेंट्स को लेकर आएंगे तो लोकल यूथ को नौकरी मिल सकती है, उनके इकोनॉमिक पावर बढ़ सकती है। ये तो एक प्राइमरी मुद्दा हुआ। बट उसके अलावा और भी चीजें हैं जो हमें देखनी है कि लोकल को स्किल कैसे करा जाए, लोकल एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया जाए और लोकल इंडस्ट्री को कैसे प्रोत्साहन करना जाए। बिकॉज एक तो ये जो बोला गया है कि आप H-1B का आप पॉलिसी चेंज करेंगे, बट उसके अलावा और भी बहुत प्रो बिजनेस बातें कर रहे हैं मिस्टर ट्रम्प, जो जैसे टैक्स रिबेट है या टैक्स एग्जेम्पशन है या बिजनेस को बढ़ाना कैसे है, तो नौकरी बढ़ेगी, लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती जाएगी एट द लोएस्ट एंड, मेरे ख्याल से यही एक मुद्दा है कि हम कम लोगों को बाहर से लेकर आए और अपने जो लोकल लोग हैं, अपने जो अमेरिकन हैं, नेटिव अमेरिकन हैं, हम उनको कैसे ज्यादा हम आगे बढ़ा पाए। मेन तो यही एक ऑब्जेक्टिव है। बट दूसरा एक एंगल ये देखने लायक है कि क्या लोकली अमेरिका में इतनी टैलेंट है, स्किल टैलेंट है, स्पेशली जो हम नॉलेज वर्कर्स की बात करते हैं, जैसे हम IT सेक्टर की बात करते हैं, कितने नंबर्स हैं इंडिया से मेरे ख्याल से 45,000 इमिग्रेंट्स हैं जो माइग्रेंट हुए हैं IT सेक्टर के लिए खाली। अब उसी में अगर हम देखें कि इतना क्या स्किल्ड टैलेंट अमेरिका में है कि अगर आप सारे इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल देंगे, आप धीरे धीरे अपने नंबर्स कम करते रहेंगे, कैसे वही स्किल्स आप रिप्लेस करेंगे लोकल टैलेंट से। तो ये एक प्रोसेस होगा, ओवर फ्यू ईयर्स, ओवर फ्यू डेकेड्स, ये ओवरनाइट नहीं चेंज होगा। और इतना भी उनको पता है कि अगर हम सभी स्किल टैलेंट को बाहर निकाल देंगे तो उनके बिजनेस को, उनके इकोनॉमी को हर्ट होगा। सो वाइल हम बात कर रहे हैं कि H-1B वीजा पे हम रोक टोक लगाएंगे, हम किसी तरह से चेंज करेंगे, जो अभी जो शेप एंड फॉर्म में है वो तो 150-160 साल से चलता आ रहा है। उसी के चक्कर में इतने सारे, मतलब सिर्फ एक जनरेशन नहीं है इंडियंस की, 6-7 जनरेशन अभी एक्चुअली जी रही है US में एज लोकल अमेरिकन, राइट। बट जो नए लोग जा रहे हैं, जो H-1B पे जा रहे हैं, F-1 स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए क्या ये शॉर्ट रन में तकलीफदायक हो सकता है? मेरे ख्याल से होगा। बट टिल दे डिसाइड, क्योंकि अभी तक एक तो ये पॉलिसी फाइनल हुई नहीं है, लॉ चेंज नहीं हुआ है, और अगर होगा भी तो जो हम अमेरिकन ड्रीम की बात कर रहे हैं विपिन, मेरे ख्याल से हमारे लिए जो अमेरिकन ड्रीम है उसकी परिभाषा हमें चेंज करनी पड़ेगी फॉर अ यूथ। इट इज नॉट ठीक है। H-1B पे हम जाएंगे, फैमिली को ले जाएंगे, बच्चे होंगे और हम फिर सदियों तक वहां रहते रहेंगे, वो जी शायद जी। चेंज होगी।
हाँ, क्योंकि ये सिटीजनशिप वाली बात है, देखिए अभी भी ये कोई छुपी हुई बात नहीं कि बहुत सारे लोग जाते हैं अमेरिका और अपनी फैमिली की प्लानिंग ही ऐसे करते हैं कि उनका बच्चा वहीं पर हो ताकि उसको एक ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाए। वो भी एक अपने आप में सच है, और सिर्फ भारतीय क्यों, पूरी दुनिया ये प्रैक्टिस करती है। तो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम और बातचीत करते हैं। हीरा साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये कि आज एक और स्टेटमेंट आया डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई मैं ये जो वीज़ा पॉलिसी है H1B वीज़ा, मैं इसके पक्ष में भी हूँ लेकिन मैं इसके दोनों साइड देखता हूँ, और वही राइट टैलेंट और इसकी उसकी वो बात कर रहे हैं। मतलब उन्होंने अपने आप को थोड़ा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की उस चीज़ पर। अब अगर हम इस वीज़ा सिस्टम की बात करें, राइट टैलेंट, सिर्फ अमेरिका में लोगों के रोजगार और वो तो एक अलग बात होगी, लेकिन अभी भी इंडिया से जो लोग जाते हैं तो वो लॉटरी सिस्टम पर है। लॉटरी सिस्टम से क्या ये इंश्योर हो जाता है कि राइट टैलेंट ही जा रहा है? फिर तो किस्मत वाली बात हो गई। मतलब कौन सा जो बेस्ट लॉट है, अगर 50,000 लोग जा रहे हैं हर साल भारत से, तो क्या वो टॉप ऑफ द 50,000 पीपल है जिनको वो वीज़ा मिल रहा है? लॉटरी से तो वो संभव है नहीं। तो मतलब ये पूरी प्रक्रिया ही थोड़ी गोलमाल टाइप की है। विपिन जी, आपके दर्शकों को नमस्कार और शो में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। आई थिंक मेरे जो को पैनलिस्ट हैं स्वाति अयंती जी, तो उन्होंने अपने अपने पर्सपेक्टिव से जिन चीज़ों को बताया, मैं बिल्कुल उसका समर्थन करता हूँ। और इसके साथ जो आपका प्रश्न है कि जो वो चयन करने का, शॉर्टलिस्ट करने की जो प्रक्रिया है टोटल, वो कितना मतलब ट्रांसपेरेंट और फेयर, आई वुड से फेयर है, कितना है, राइट? तो देखिए, अब उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले तो आप अ, जितने लोगों का को आप ये वीजा देते हैं, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा लोग उसके योग्य हैं। और दूसरी बात यह है कि लॉटरी कभी भी किसी भी प्रक्रिया में आपको ये मतलब निश्चितता से नहीं बता सकती कि आप जिन लोगों को ले रहे हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। डेफिनेटली ये प्रक्रिया तो मे बी कोई और अदर ऑप्शंस है नहीं, क्योंकि अप्लाई करने वाले लोग काफी ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम परसेंटाइल हिसाब से जैसे एडमिशन प्रक्रिया में देखते हैं, तो शायद उस हिसाब से देखने जाए तो ज्यादातर आबादी जो इस चीज के लिए जा रही है और एक स्पेसिफिक जैसे आईटी या इंजीनियरिंग सेक्टर में जा रही है, तो मेजॉरिटी लोग जो है उसमें हायर परसेंटाइल में जाएंगे। तो इस वजह से शायद ये लॉटरी वाली प्रक्रिया वो करते हैं। दूसरी चीज ये है कि अ, अगर इस फैसले की बात करें तो मेरे ख्याल से इसका समर्थन ना होना कई तबकों से, मेरे ख्याल से ये नंबर ज्यादा है समर्थन करने वालों के वजह। क्योंकि देखिए, अमेरिकन जो इकोनॉमी है उसमें हमेशा से जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनका ही योगदान रहा है, राइट? हर क्षेत्र में कह लें। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो डेफिनेटली भारत के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है अमेरिका के इकोनॉमी में और आजकल की राजनीति में भी। राइट। तो मेरे ख्याल से चयन की प्रक्रिया डेफिनेटली बहुत ज्यादा उसके बारे में मैं कहना नहीं चाहूंगा। शायद दे आर आई मीन दे हैव मिनिमल काइंड ऑफ चॉइस, या प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाने की पॉसिबल नहीं है, आई थिंक, बिकॉज एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हैं। दूसरे हिसाब से मैं ये कहना चाहूँ कि हाँ, आज जो उन्होंने स्टेटमेंट बोला कि ही वुड लाइक टू मेंटेन द बैलेंस, तो बैलेंस मेंटेन करने का मतलब ये है कि डेफिनेटली अपने देश में रोजगार को भी वो खत्म नहीं करना चाहते हैं, अपने लोगों को भी खुश रखना चाहते हैं, कि उनकी तरफ से एक प्रयास है कि जी, वहाँ के लोगों को बढ़ावा दें, राइट? ठीक है। तो तो ओवरऑल इसमें एक सवाल स्वस्ति मेरे मन में ये भी आता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक पॉलिटिशियन है और हम जानते हैं कि मंजे हुए पॉलिटिशियन है, एक बिजनेसमैन भी है, उनके सोचने के तरीके अलग हैं, बाकी अमेरिकी राष्ट्रपतियों से वो थोड़ा डिफरेंट साउंड करते हैं। तो क्या इसका कोई पॉलिटिकल मोटिव भी है? देखिए, भले ये नियम लागू होगा कि नहीं होगा वो दूर की बात है, लेकिन जो लोग वहां पे रहते हैं, साथ में जिस तरीके से रहते हैं, एक ऑफिस में काम करते हैं, उनके बीच में एक डिवाइड, एक लकीर जरूर खिंच जाएगी, एक मतभेद और मनभेद जरूर पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल, विपिन। और देखिए, इसमें 2 बातों पे मैं ज़ोर देना चाहूँगी। पहली बात तो जो आपने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कही कि जिस तरह से वो अपने को प्रेज़ेंट करते हैं एक बेबाक पॉलिटिशियन की तरह से, डील मेकर की तरह से, एक अल्फा मेल की तरह से जो ब्लंट बातें करता है और पॉलिटिकली करेक्ट और मन को अच्छी लगने वाली बातें नहीं करता है।
तो ये बात सही है और मेरी भी रीडिंग डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ये है कि उन्होंने एक जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है जो पूरी दुनिया में कहीं अमेरिका को लेकर चल रहा था, उसको वो सिरे से मैं कहूँगी कि नेस्तोनाबूद कर रहे हैं। चाहे वो यूरोपियंस के लिए हो, चाहे वो ताइवानीज़ के लिए हो, चाहे वो टैरिफ को लेकर कनाडा, मेक्सिको, इवन भारत के लिए हो। तो और विद इन अमेरिका आपको ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, इसको आपको इसका जो विरोध है ट्रंप के तरफ से वो दिखता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो देखिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अपने आप में कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक तरीके का एक कॉल है और ये जो मागा का ग्रुप है, ये सारे रिपब्लिकन्स इसमें साथ नहीं है, ये एक विद इन रिपब्लिकन्स एक छोटा ग्रुप है जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और उसके बाद मेड इन अमेरिका एटसेट्रा बातों को करता है जिसमें आपको अमेरिकन इंटरेस्ट को पहले रखना है। अब ये बात हो गई जो एक थ्योरेटिकल सी बात है। एनालिटिकली जब आप इसको देखते हैं कि ये रियलिटी में कहाँ स्टैंड करता है, तो देखिए इसमें 2 बातें ध्यान देने वाली बात है। अमेरिका में स्टेम को लेकर स्पेशली जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स इनके जो ग्रेजुएट्स हैं, वो लगातार हिंदुस्तान से या फिर चाइना से अगर आप कंपेयर करेंगे तो कम है। यानी कि उनको ज़रूरत है। अब उस और जो H-1B वीज़ा है, उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरीज़ रहे हैं, वो इंडियंस ही रहे हैं। 70% से ज़्यादा जो उसमें एप्लिकेंट्स हैं, वो इंडियंस होते हैं हमेशा। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका जो पॉलिटिकल स्पन निकल कर आता है, इसका सबसे पहला जो हमने उदाहरण देखा है, कहीं न कहीं ये देखा कि किस तरह से विवेक रामास्वामी को जब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी से एक थियरी ये भी कहती है कि क्योंकि उनके व्यूज इस तरह के थे, इसकी वजह से उन्हें अलग कर दिया गया और बाद में खैर ये भी बात आती है कि हो सकता है वो ओहायो से गवर्नर के लिए रन करें, इस वजह से उनको हटाया गया। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ अपना पॉलिटिकल रेटरिक और दूसरी तरफ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए जो रियली जो तत्व है जो अमेरिका को बढ़ोतरी के लिए जरूरत है, जैसे कि क्वालिफाइड इंजीनियर्स, जैसे कि क्वालिफाइड टेक्नीशियंस, क्वालिफाइड एआई के लोग, और आपको इस बात का भी ध्यान होना चाहिए और दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि ये जो सारी कंट्रोवर्सी है, ये चर्चा तो बहुत दिनों और सालों से चल रही है। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी है, ये अभी हाल में तब भड़की है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एआई के बहुत बड़े पद पर एक भारतीय मूल के अमेरिकी को बिठाया और तब से फिर ये बात आई कि क्यों इस तरह के जॉब्स जो हैं वो भारतीय ले जा रहे हैं। लेकिन सच ये है कि राइट। क्या अमेरिकन्स के पास सच में इस तरीके का टैलेंट है, पूल है या नहीं है? तो तो एक बैलेंस बिठा के चलना होगा डोनाल्ड ट्रंप को अपने बैलेंस पॉलिटिकल बिठाना रेटरिक होगा और और अपने उनको, इंटरेस्ट में। हाँ, क्योंकि जो मेरा डर था वो यही है कि ये चीज़ लागू होगी नहीं होगी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो धरती पे आने में उसको वक्त लगेगा, शायद हो भी ना, संभव भी ना हो, लेकिन जो डिवाइड वो मन में खींच देंगे उसके बड़े इंप्लीकेशंस होंगे जब लोग वहाँ जॉब करेंगे या बच्चे जो होंगे वहाँ पर, तो उस तरह की चीज़ें। खैर एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद कुछ और टेक्निकल पक्ष, क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा, ऐसा शायद ना हो, लागू भी हो जाए तो भी, और जो कुछ मन में आता है कि क्या अब वहाँ जाना और कठिन हो जाएगा या वहाँ पर बर्थ राइट के इश्यूज और बढ़ेंगे, ये एक दो अहम सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जिसमें उन्होंने सिटीजनशिप राइट्स या बर्थ राइट्स को चेंज करने की बात कही, यानी कि जो माइग्रेंट्स हैं किसी भी तरीके से इलीगल, उनका तो नहीं है अगर वो अमेरिकी धरती पे पैदा होते हैं, और जो वीज़ा होल्डर्स भी हैं उनके लिए भी ये चीज़ अब टफ हो जाएगी। अभी तक ये होता था कि अगर कोई भी अमेरिका की धरती पे पैदा हुआ है तो फिर वहाँ का सिटीजन है, और इसको लेकर पूरी कम्युनिटी में, वीज़ा कम्युनिटी में, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में, तमाम दुनिया में बड़ी हलचल है, बड़ा डिबेट है इस वक्त। हम भी उस बात को आगे कर रहे हैं। अब क्विकली कुछ एक दो सवाल मैं लूँगा, समय कम रहेगा तो छोटे आंसर्स रिक्वेस्टेड हैं गेस्ट से। नीति शर्मा, एक टेक्निकल सवाल है, अमेरिका की जो 2022 की सेंसस है उसके मुताबिक अराउंड 4.8 मिलियन है, हम मोटा पकड़ लें तो 50 लाख इंडियन अमेरिकन वहाँ पर हैं, जिसमें से 16 लाख ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका में ही जन्म लिया है। लेकिन जो बाकी के लोग हैं जिनके परिवार रह रहे हैं, उस परिवार में अब जो बच्चे हैं, तो क्या जब वो 21 साल के होंगे तो उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा, अमेरिका छोड़ना पड़ेगा, या फिर उनको भी फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? तो हाँ, तो करंट स्टेट में तो ऐसा ही लग रहा है कि 21 साल के बाद में अगर आपके पास नौकरी नहीं है, अगर आपके पास वर्क वीजा नहीं है या और कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो आपको निकलना पड़ेगा। बट ऑप्शंस बहुत हैं एक्चुअली। अगर जैसे जो लोग रह रहे हैं काफी सालों से, उसमें ये भी एक ऑप्शनैलिटी है कि आप अब छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर लें, उसके दौरान एक्चुअली आपको एक दूसरा वीजा मिल जाता है वेर यू कैन एक्चुअली स्टे
यू आर नॉट कनेक्टेड टू द सेम जॉब, मतलब आपको उसी कंपनी में नौकरी के लिए वर्क वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं, कहीं से कहीं पर भी रह सकते हैं, और उसमें काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं जो काफी एक्चुअली इंडियन अमेरिकन कर रहे हैं अभी। तो ऑप्शनैलिटीज हैं। 21 साल के बाद अगर किसी के पास नौकरी नहीं है या ये सब इन्वेस्टमेंट ऑप्शनैलिटीज नहीं है, देन ऑफ कोर्स यही लग रहा है अभी तो कि उनको बाहर निकलना पड़ेगा, वहां पे इलीगली नहीं रह सकते एक्चुअली वो विदाउट अ वीजा। हीरा साहब, एक कह दें कि सवाल ये भी है जो हमारे ही लोग उठाते हैं कि वहाँ पर जो ग्रीन कार्ड की बात है कि बहुत लंबी क्यू है इंडियंस के लिए, तो ये चली गई है 30-30 साल लंबी, और उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ से ही जितने लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं हर साल H1B या अन्य वीज़ा लेके, वही उस क्यू को बढ़ा देते हैं, तो जो सच में वहाँ डिज़र्व करते हैं उन्हीं के लिए मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। मैं इंडियंस की ही बात कर रहा हूँ। देखिए, भारतीयों का उसमें नंबर ज्यादा होना वो एक स्वाभाविक सी चीज है, और कहीं ना कहीं ये कहता हूँ कि शायद एज अ कंट्री इट्स अ गुड प्रॉब्लम, क्योंकि क्षमता वाले लोग ज्यादा हैं, राइट? तो वेटिंग लिस्ट ऑफ कोर्स ज्यादा होगी। और इसका सबूत सिर्फ सिर्फ ये नहीं कि वेटिंग लिस्ट ज्यादा है, इसका सबूत ये भी है कि वहां पे ऑलरेडी जो लोग इस क्षेत्र में, जहां पर मतलब एक कह सकते हैं बुद्धिजीवी लोग काम करते हैं, तो उस क्षेत्र में ऑलरेडी वहाँ कार्यान्वित है। तो उस तरह के काम में ही वो के लिए ही वो जाना चाहते हैं। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है। बट अल्टीमेटली इन सारी चीजों का निचोड़ मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद ये दोनों देशों के लिए बहुत मतलब बहुत अच्छा नहीं लगता है। एक एक मतलब फैसला है, क्योंकि मतलब इंडियन कम्युनिटी के लोग या इंडियन लोग जो यहाँ से जाते हैं, आई थिंक वो इमिग्रेंट कम्युनिटी में आई गेस उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। जी जी, और नहीं, ये बात आपकी सही है। वो मैंने यही सवाल अभी रखा भी था कि ये शायद टेक्निकली दिक्कत उतनी ना दे, लेकिन दूसरे लेवल पर देगा। स्वस्तिक, क्विकली एक जस्ट मैं टेक अवे के तौर पे लेना चाहता हूं इस सवाल को कि अभी तो देखिए ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, आगे इसको खूब सारा चैलेंज मिला हुआ है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए तो बहुत ही लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, लेकिन हाल फिलहाल में क्या दिक्कत दे सकता है? क्विकली 30-40 सेकंड में। देखिए, हाल फिलहाल में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जैसा कि मैं बहुत अपनी एनालिसिस में लिखती आ रही हूँ और आर्ग्यू भी करती आ रही हूँ कि ट्रम्प जो है वो बेसिकली सबको डिस्टेबलाइज रखे हुए हैं, और ये उनका ये मेरे हिसाब से ये वो ही एक्सप्रेशन है कि वो एक तरीके से डिस्टेबलाइज रखे हुए हैं, और उनको ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे उनको कहीं ना कहीं और जो बड़े जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बोला है, मिडल ईस्ट के बारे में, ताइवान के बारे में, चाइना को कंट्रोल करने के बारे में, उन पे भी हमको बात नहीं सुनाई पड़ती, हमको इस पे पहले सुनाई पड़ता है। तो ये ऑफ कोर्स दिस इज अ डायलॉग, मतलब ही इज हैविंग अ डायलॉग विद हिज इंटरनल सपोर्टर्स, वो दिखा रहे हैं कि वो डिलीवर कर रहे हैं। हाँ, इसमें ये बेसिकली मतलब ऊंट किस करवट बैठेगा, जैसा कि हम सब यहाँ पर इस बात से सहमत है कि ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, और जहां तक हम सबका इस पे एक असेसमेंट है कि ये उस तरह से उतना नहीं स्वीपिंग होगा जितना कि इस समय लग रहा है। लेकिन अगर आप उसको एक पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट के रूप में देखें तो उसमें ट्रम्प को तो 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि उन्होंने आते ही सारे दुनिया को फिर से डिस्टेबलाइज कर दिया और अपने कंट्रीज को भी। सच में चिंता की लकीरें हो गई, पेपर रंग गए, बहुत सारे आर्टिकल हो गए, हम भी आज इस पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने एक जो पासा फेंका उसका इम्पैक्ट मेंटली तो लोगों पर हुआ और परेशानियां भी हुई, और हो सकता है कि टेक्निकली थोड़ी परेशानियां हो भी ऑन द ग्राउंड्स, एग्जैक्टली वैसा ना हो जाए जैसा वो करने या बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, ऐसी चीज़ों पर बहस होती रहेगी तो एक प्रेशर भी बिल्ट होता है अमेरिका की उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, जिसको ट्रंप अपने हिसाब से संभाल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इंडियन अमेरिकन की बात है, उनके लिए शायद वो जो रोप है वो थोड़ी टाइट होगी, लेकिन शायद लगता नहीं कि वो दरवाज़ा बंद होने जैसी बात हो, वो खुला रहेगा हमेशा ही, नियम आगे पीछे होते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नमस्कार।